हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आप जानते हैं आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी है उसका हम प्रैक्टिस सेट नियमित क्वेश्चन बैंक से करा रहे हैं। तो जो हमारा अल्टरनेटर चल रहा था तो इसका आज पार्ट 2 हम देखेंगे। पार्ट 1 हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके ज़रूर वहाँ से देख लीजिएगा। दोस्तों ये सभी जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके अपकमिंग 2024 जो जुलाई अगस्त में एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न है। तो आप लोग केयरफुली सभी प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करिए और आप इसका डिस्कशन करके सेल्फ से प्रिपरेशन करते रहिए। तो आज हम 264 नंबर से देखेंगे। इससे पहले हमारा अल्टरनेटर का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट दैट प्रोवाइड डीसी टू द रोटर ऑफ अल्टरनेटर। यानी अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर डबली एक्साइटेड होता है, यह सेल्फ एक्साइटेड नहीं होता है। ठीक है ना। डबल एक्साइटेड का मतलब इसके रोटर पे इसके क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग होती है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है कि रोटर पे कौन सी वाइंडिंग होती है। तो अल्टरनेटर के रोटर पे कौन सी वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है। तो फील्ड वाइंडिंग हमारी डीसी सोर्स से जुड़ी होती है। ठीक है ना। अलग से डीसी सोर्स से जुड़ी होती है, जो या तो डीसी शंट मोटर से हम देते हैं या डीसी कंपाउंड मोटर से देते हैं, 230 वोल्ट देते हैं। ठीक है ना। तो ये इसको उपकरण का नाम क्या है, उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको हम एक्साइटर कहते हैं। याद रखेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, एक्साइटर कहते हैं। तो एक्साइटर के द्वारा हम डीसी सोर्स प्रदान करते हैं, देते हैं फील्ड वाइंडिंग को। ठीक है, याद रखेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, एक्साइटर कहते हैं। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है व्हाट इज द पर्पज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन द अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों जो डैम्पर वाइंडिंग होता है उसका क्या होता है अल्टरनेटर में हंटिंग होता है, हंटिंग प्रभाव होता है। तो हंटिंग प्रभाव कैसे होता है। तो दोस्तों जो अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर लोड जो है जब उसका वैरी करता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है, हंटिंग दोष उत्पन्न होता है। ठीक है। तो हंटिंग दोष को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रिड्यूस द हंटिंग इफेक्ट। हंटिंग के प्रभाव को कम करने के लिए हम अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच कंडीशन इज टू बी सर्टिफाइड बिफोर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों जो अल्टरनेटर होता है उसको हम पैरेलल में लगाते हैं। पैरेलल का मतलब एक से ज़्यादा अल्टरनेटर समांतर में लगाते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो उसका फेज सीक्वेंस होता है, फेज सीक्वेंस मस्ट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, मस्ट भी सेम होना चाहिए, फेज सीक्वेंस मस्ट भी सेम होना चाहिए। तो दोस्तों समांतर संचालन से पहले जो अल्टरनेटर होता है उसका फेज सीक्वेंस मस्ट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। मतलब आर वाई बी, अगर आर वाई बी एक का है तो दूसरे अल्टरनेटर का भी आर वाई बी समान होना चाहिए। मतलब रेड येलो ब्लू, बी से बी, वाई से वाई, आर से आर, ये तीनों समान होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी समान होना चाहिए। ठीक है। तो ये सब बात याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फेज सीक्वेंस मस्ट भी सेम होना चाहिए। अगला प्रश्न है 4 पोल वाले रेटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ जुड़े एक अल्टरनेटर की गति क्या है। तो फार्मूला आप रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा NS बराबर 120 F/P। तो NS ज्ञात ही करना है, दे दिया है, 4 पोल दे दिया है और 50 हर्ट्ज दे दिया है। तो काट लेंगे, राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1500 RPM हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
1500 आरपीएम सही हो जाएगा। क्या हो? राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो अल्टरनेटर के समांतर होने के दौरान दो लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है? तो दोस्तों जो दो अल्टरनेटर होता है उसको समांतर मतलब समांतर समांतर होने के दौरान दो लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है, किस कंडीशन में? पहला, टर्मिनल वोल्टेज बराबर होने पर। दूसरा, वोल्टेज वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर होने पर। तीसरा, वोल्टेज और फेज अनुक्रम बराबर होने पर। चौथा है, दोनों अल्टरनेटर समान आवृत्ति प्राप्त करने पे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी आर इक्वल, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी समान होने पे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी सही बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, किसके कारण? फील्ड रेजिस्टेंस, आर्मेचर रिएक्शन, इंडक्टिव रिएक्टेंस या फिर आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो देखिए दोस्तों, मेनली जो होता है आपका जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, आर्मेचर प्रतिरोध के जो कारण होता है, तो भार बढ़ता है। आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो पीछे क्वेश्चन आ चुका है। तो डैम्पर वाइंडिंग उपयोग करने का जो मेनली उद्देश्य क्या होता है? प्रिवेंट हंटिंग। पहला ऑप्शन है प्रिवेंट हंटिंग, दूसरा रिड्यूस कॉपर लॉस, तीसरा है रिड्यूस वाइंडिंग लॉस, चौथा है प्रिवेंट द हंटिंग इफेक्ट, यानी हंटिंग के प्रभाव को रोकता है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो वाइंडिंग जो डैम्पर वाइंडिंग होता है उसका उपयोग हंटिंग के प्रभाव को रोकना होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हंटिंग प्रभाव उत्पन्न कैसे होता है? तो लोड के बैरी करने के कारण, अनबैलेंस होने के कारण हंटिंग प्रभाव उत्पन्न होता है। उसको कम करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम हंटिंग के प्रभाव को रोकते हैं। ठीक है, उसको डैम्पर वाइंडिंग लगाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला में अल्टरनेटर का प्रकार है। दोस्तों यह फिगर दिखाया गया है, तो कौन सा ये प्रकार है? तो याद रखेंगे, इसको हम ब्रशलेस अल्टरनेटर कहते हैं। ठीक है, ब्रश रहित अल्टरनेटर दिखाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर के आरपीएस में गति की गणना करिए। ठीक है, गति की गणना करना है आरपीएस में। तो दोस्तों हम फार्मूला जानते हैं, एन एस बराबर 120 एफ बटा पी। ठीक है, 120 एफ बटा पी मान रख देंगे। एन एस बराबर 120 गुणे 50 बटा के 2 हो जाएगा, तो कट जाएगा। तो एन एस बराबर कितना आ जाएगा? 3000 आरपीएम आ जाएगा, 3000 आरपीएम आ जाएगा। तो दोस्तों 3000 आरपीएम आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है हमसे आरपीएस, रेगुलेशन पर सेकंड पूछ रहा है। ठीक है, अगर आरपीएम पूछता, रेगुलेशन पर मिनट पूछता, तब तो आंसर सही है, लेकिन आरपीएस पूछ रहा है, रेगुलेशन पर सेकंड पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 3000 है तो इसमें 60 से भाग दे देंगे। 60 से क्यों भाग दे देंगे? क्योंकि सेकंड में पूछ रहा है, तो मिनट रहता तो 1 मिनट, लेकिन सेकंड में पूछा है तो 60 से भाग कर देंगे। तो जब 60 से भाग करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 56 या 30 हो जाएगा, यानी 50 आरपीएस हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। आरपीएस में अगर पूछेगा तो 60 से हम भाग दे देंगे एनएस में। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न कि डी होगा। प्रश्न अगला है, घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर?
तो क्या है, पहला दोष में दो क्षेत्र में दोष का पता लगाना, दूसरा अल्टरनेटर के साथ लोड को कनेक्ट करना आसान होना, तीसरा दौड़ने के दौरान गर्मी को फैलाना आसान करना, या चौथा है दो स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्षेत्र में दोष का पता लगाना आसान होता है, क्यों? दो स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी हो, इसलिए पता लगाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि दो स्लिप रिंग की ही आवश्यकता होती है चाहे फेज की संख्या कितना भी हो। ठीक है, तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो दोस्तों प्रिवेंट डीमैग्नेटाइजेशन होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो अल्टरनेटर में फील्ड एक्साइटेशन होता है धारा को बढ़ाने से जो क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रिवेंट डीमैग्नेटाइजेशन। जो डीमैग्नेटाइजेशन होता है तो उसको प्रिवेंट करता है, रोकता है। ठीक है, विचलन को रोकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर में 30 डिग्री कोण अल्फा के साथ 36 स्टेटर स्लॉट 4 पोल वाले घुमावदार के लिए पिच फैक्टर केपी की गणना करें। तो दोस्तों देखिए, केपी यानी कॉयल स्पेन यानी कॉस अल्फा बराबर कॉस फाई बराबर अल्फा बटे 2 होता है। ठीक है ना, कॉस फाई बराबर सॉरी कॉयल स्पेन बराबर, यही केपी का मतलब कॉयल स्पेन या कॉयल पिच फैक्टर बराबर कॉस अल्फा बटे 2 होता है। ठीक है, तो कॉस अल्फा का मान ले लिया 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री बटा 2 भाग कर देंगे, कॉस 15 आ जाएगा, है ना, कॉस 15 डिग्री। दोस्तों अगर कॉस 15 डिग्री हम निकालते हैं तो 0.965 आएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे पिच फैक्टर दिया है, तो पिच फैक्टर का फार्मूला होता है कॉस अल्फा बटे 2 होता है, मान रख देंगे, आ जाएगा आपका 0.965। बाकी ये सब आपको भ्रमित करने के लिए दिया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या है? ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या कारण है? ड्यू टू ओवरलोड, रनिंग विदाउट लोड, रनिंग विथ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ड्यू टू, चौथा है ड्यू टू कंटिन्यूड फ्लक्चुएशन इन लोड। तो ऊपर बताए हैं कि मेनली कारण क्या होता है दोस्तों, यानी गति के उतार चढ़ाव के साथ चल रहा है। ठीक है, रनिंग विदाउट फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, कभी स्पीड ज़्यादा हो गई, कभी स्पीड कम हो गई, तो उसके कारण जो होता है तो वह हंटिंग का प्रभाव होता है। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। याद रखेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो और प्रश्न, सॉरी दोस्तों, इसका जो आपका स्पीड में फ्लक्चुएशन नहीं होता है, लोड में फ्लक्चुएशन होता है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था, ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन इन लोड हो जाएगा, यानी लोड के उतार चढ़ाव के कारण हंटिंग प्रभाव होता है, और हंटिंग प्रभाव को दूर करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन इन लोड। लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण डैम्पिंग इफेक्ट होता है, मतलब हंटिंग प्रभाव होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, यदि एक अल्टरनेटर से लोड हटा दिया जाता है तो वोल्टेज 480 से 660 तक बढ़ जाता है, वोल्टेज विनिमय प्रतिशत में गणना करें। तो देखिए दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेशन पूछा है, तो वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला आप याद रखेंगे, भी नो लोड माइनस भी फुल लोड बटा के भी फुल लोड गुणे 100 होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों इसमें भी नो लोड दे दिया है 660 दिया है, और भी फुल लोड दे दिया है 480 वोल्ट दिया है, क्योंकि वोल्टेज जब हटा लेते हैं तो 400 लोड पे था और नो लोड पे कितना हो गया? 660 हो गया।
तो 660 नो लोड हो गया, फुल लोड कितना हो गया 480 तक चल रहा था फुल लोड पर, और बटा के भी फुल लोड, यानी फुल लोड मतलब 480 हो जाएगा। तो मान रख देते हैं वोल्टेज रेगुलेशन प्रतिशत बराबर 660 माइनस 480 बटा के 480 गुते 100 हो जाएगा। तो ऊपर जब 660 में से 480 घटाएंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है, 180 आ जाएगा। और नीचे हमारा कितना है 480 है, गुणा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं। जब दोस्तों काट लेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 37.5% आ जाएगा, ठीक है, 37.5% हमारा वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा अल्टरनेटर का सभी जितना भी निम्मी क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ था क्वेश्चन, वो सभी को हम सॉल्व करा दिए हैं। आगे इसमें हमारा सिंक्रोनस मोटर बचा हुआ है, जो आगे के वीडियो में हम इसको भी कंप्लीट जल्दी करा देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हम हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने सारे ग्रुप फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड इसे जरूर कर लीजिएगा, और पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।